तो आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स। तो आ गए आप। ये लाइट चैप्टर की दूसरी वीडियो है एंड इस वीडियो के अंदर हम स्पेरिकल मिरर्स के बारे में जानेंगे। तो आखिरकार स्पेरिकल मिरर होता क्या है? तो ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होती है उसे हम स्पेरिकल मिरर कहते हैं। जैसे ये एक प्लेन मिरर है तो ये प्लेन है, ये कर्व्ड नहीं है। अगर हम एक स्पून को लें तो वो स्पून कर्व्ड होता है, तो हम कह सकते हैं कि एक स्पून स्पेरिकल मिरर होता है। क्योंकि मिरर क्या होता है? ऐसी चीज जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, एंड स्पून लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है जैसे एक मिरर रिफ्लेक्ट करता है। तो स्पून एक तरह का स्पेरिकल मिरर हुआ। तो स्पेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर हुआ जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो, एंड जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड नहीं होती उसे हम कहते हैं प्लेन मिरर। तो अगर हमारे पास एक बड़ा सा स्फीयर है एंड इस स्फीयर का अगर हम एक पार्ट लें तो ये पार्ट कर्व्ड है, एंड इस पार्ट से जो मिरर बनेगा वो स्पेरिकल मिरर होगा क्योंकि ये एक कर्व्ड सरफेस है। तो हमें इसे मिरर बनाना है। तो मिरर बनाने के लिए इसकी एक साइड लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाली होनी चाहिए। तो अगर इसकी बाहर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग है तो अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग नहीं होगी। इन दोनों चीज़ों को अलग अलग बताने के लिए हम अंदर वाली साइड पर ऐसे लाइंस बना देते हैं। तो जो अंदर वाली साइड है वो रिफ्लेक्टिंग नहीं है, एंड जो बाहर वाली साइड है वो रिफ्लेक्टिंग है। ऐसे ही अगर अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग है तो बाहर वाली साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग होगी, तो उस पर हम लाइंस बना देते हैं। यानी जिस साइड पे लाइन होगी वो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, एंड जो स्मूथ सरफेस होगी वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। तो इस पहले वाले मिरर को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, एंड दूसरे वाले को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा स्पेरिकल मिरर हुआ जो बाहर की तरफ कर्व्ड होता है, एंड कॉनकेव मिरर एक ऐसा स्पेरिकल मिरर हुआ जो अंदर की तरफ कर्व्ड होता है। तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स एक जैसे ही हैं, तो हम इनके बीच में कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए तुम डिस्क्रिप्शन को चेक करो, वहाँ पे तुम्हें एक वीडियो मिलेगी। उस वीडियो को देखने के बाद कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स के बीच की कंफ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो पहले इस वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद उस वीडियो को देखना। तो ये दो तरह के स्पेरिकल मिरर्स हो गए, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो अब स्पेरिकल मिरर के कंपोनेंट्स को देखते हैं। तो पहला कंपोनेंट है पोल। तो स्पेरिकल मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को हम कहते हैं पोल। जैसे ये एक स्पेरिकल मिरर है तो ये इस स्पेरिकल मिरर का पोल है, एंड उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। एंड दूसरा कंपोनेंट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि एक स्पेरिकल मिरर एक बड़े स्फीयर का ही पार्ट होता है, तो उस बड़े वाले स्फीयर के रेडियस को हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड इस बड़े वाले स्फीयर के सेंटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। तो सी से लेके पी तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब तुम कहोगे इसे हम रेडियस ऑफ स्फीयर भी तो कह सकते हैं क्योंकि ये इस बड़े वाले स्फीयर का रेडियस है। तो हम इसे कह तो सकते हैं, पर अगर हम मिरर की बात कर रहे हैं तो उस वक्त पूरा स्फीयर थोड़ी है, सिर्फ और सिर्फ ये छोटा सा मिरर है, एंड इस मिरर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कर्वेचर है, यानी ये कर्व्ड है। यहाँ पर स्फीयर तो है ही नहीं, इसलिए इसे रेडियस ऑफ स्फीयर ना कह के रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं क्योंकि ये कर्व्ड है। तो P से लेके C तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड तीसरा कंपोनेंट है प्रिंसिपल एक्सिस। अगर P एंड C से कोई लाइन गुजर रही है तो उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन कितनी भी दूर जा सकती है, तो तुम रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में कंफ्यूज मत होना। रेडियस ऑफ कर्वेचर P एंड C के बीच का डिस्टेंस है, एंड प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? P एंड C से गुजरने वाली लाइन। स्पेरिकल मिरर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? अगर एक मिरर है एंड उसके ऊपर कोई रे आके टकरा रही है, टकराने के बाद वो रे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जिस एंगल से ये रे इस मिरर से टकराई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतने ही एंगल से ये रे इस मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब उस एंगल को मेजर कैसे करेंगे? उस एंगल को मेजर करने के लिए हम एक नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल एक परपेंडिकुलर होता है जो हम इस मिरर पे बनाते हैं। इस परपेंडिकुलर एंड इस रे के बीच के एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस।
एंड जब ये रे रिफ्लेक्ट होगी तब रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच के एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होंगे। तो ये चीज़ स्पेरिकल मिरर्स पे भी अप्लाई होती है। तो अगर हमारे पास एक स्पेरिकल मिरर है एंड इस स्पेरिकल मिरर पे एक रे आके टकरा रही है, तो ये रे इस पॉइंट पर टकराई, तब ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी कहाँ पे, उसे देखने के लिए हम एक नॉर्मल बनाते हैं। तो ये एक नॉर्मल है। इस नॉर्मल एंड इस रे के बीच के एंगल को हम कहते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसी एंगल के साथ ये रे फिर से रिफ्लेक्ट होके जाएगी, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो इंसिडेंट एंगल क्या है, आई, एंड जिस एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगी उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद आई एंगल से जाएगी। आई को हम आर भी कह सकते हैं क्योंकि आई एंड आर दोनों इक्वल ही है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रे कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगी। तो ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अगर ऐसी एक और रे आए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो रे आएगी। अब जिस एंगल से ये आखिर मिरर से टकराई वो एंगल आई है। हम एक नॉर्मल बनाते हैं एंड इस नॉर्मल के अकॉर्डिंग फिर से आई एंगल बनाते हैं ताकि उस एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो सके। तो आई कह दो या फिर आर कह दो क्योंकि दोनों होने इक्वल है। तो आर एंगल से फिर से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों रेज एक पॉइंट पर मिल रही है। ऐसे ही अगर बहुत सारी रेज हो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो सारी रेज इस पॉइंट से तो ज़रूर गुजरेगी एंड इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, क्योंकि सारी रेज यहाँ पर फोकस हो रही है। एंड प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। पॉइंट को तो हम फोकस कहते हैं, पॉइंट से लेके मिरर तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। एंड इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एफ से। तो ये है एक कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव मिरर ने सारी रेज को एक जगह कन्वर्ज कर दिया। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है, या फिर कॉनकेव मिरर का नेचर होता है कन्वर्जिंग, क्योंकि इसने सारी रेज को कन्वर्ज कर दिया। तो ये होगी फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के लिए। अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ। तो जैसे ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो जिस स्फीयर से ये बना हुआ है उस स्फीयर का सेंटर इस साइड होगा एंड इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। एंड पी पॉइंट है कॉन्वेक्स मिरर का पोल। तो पोल एंड सी से जो लाइन निकलती है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है एंड इस मिरर से आके रिफ्लेक्ट हो रही है, तो जहाँ पर ये रे ऑफ लाइट इस मिरर से टकराई वहाँ पर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाते हैं। तो इस पॉइंट पर ये रे ऑफ लाइट टकराई, तो यहाँ पर हम बनाते हैं नॉर्मल एंड इस रे एंड नॉर्मल के बीच के एंगल को हम कहेंगे आई, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। जाते वक्त जिस एंगल से ये रे जाएगी उसे हम कहेंगे आर एंड आर आई के इक्वल ही होगा, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही बात कहता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा। तो ये आई एंगल से ही फिर से जाएगी। आई लिखो या आर लिखो एक ही बात है। तो टकराने के बाद ये रे कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगी। अगर कोई दूसरी रे आ रही है तो वो इस पॉइंट पर टकराई एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाने के बाद वो ऐसे चली गई। तो हम देख सकते हैं कि ये रेस कभी मिलेगी नहीं, क्योंकि ये दूर होती जा रही है एंड जिस पॉइंट पर ये रेज मिलेगी उसे ही तो हम कहेंगे फोकस। इस हिसाब से हम कॉन्वेक्स मिरर का फोकस निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये रेस कभी मिलेगी नहीं। अगर इन रेस को हम पीछे की तरफ ड्रॉ करें तो ये रे एक पॉइंट पर मिलेगी, तो उस पॉइंट को ही हम कहेंगे फोकस। तो यहाँ पर हमने डॉटेड लाइन से इन रेस के पीछे वाला पाथ ड्रॉ करा है। तो डॉटेड लाइन बता रही है कि ये एक इमेजिनरी पाथ है, रियल पाथ तो ये सीधी वाली लाइन है। इस लाइन से ये आई और टकरा के चली गई। ये तो हमने इमेजिनरी लाइन बनाई है ताकि हम देख सकें कि इस मिरर का फोकस पॉइंट कहाँ पर है। तो ये है इस मिरर का फोकस पॉइंट। एंड इस मिरर का नेचर कैसा है, इस मिरर ने सारी रेज को डाइवर्ज कर दिया, यानी फैला दिया। तो इसका नेचर है डाइवर्जिंग। जैसे कॉनकेव मिरर का नेचर था कन्वर्जिंग, वो सारी रेज को कन्वर्ज कर देता था, पर ये सारी रेज को डाइवर्ज कर देता है।
तो इसका नेचर है डाइवर्जिंग। तो इस फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को हम कहेंगे फोकल लेंथ एंड इसे रिप्रेजेंट करेंगे एफ से। तो अगर हम कॉनकेव मिरर की फोकस की बात करें तो वो फोकस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे वाली साइड होगा, यहाँ पर होगा। एंड सी पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो बड़े वाले स्फीयर का सेंटर था वो है सी एंड पी है इस मिरर का पोल। तो सी से लेके पी तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। एंड एफ से लेके यानी फोकस से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ एंड इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। तो जो फोकस होता है वो पी एंड सी के ठीक बीच में होता है, यानी अगर पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस एफ है तो इतना ही डिस्टेंस फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, यानी एफ। तो पी से लेके सी तक का डिस्टेंस क्या हो गया? एफ प्लस एफ। एंड इसे ही तो हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर से लेके मिरर तक का डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम कह सकते हैं आर इज इक्वल टू एफ प्लस एफ यानी 2f। ऐसे ही कुछ कॉन्वेक्स मिरर के साथ होता है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे वाली साइड होता है एंड उसी साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। यहाँ पर भी सेम ही चीज होगी। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस है r। तो जो फोकस है वो p एंड c के ठीक बीच में है एंड p एंड f के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं f। तो अगर ये डिस्टेंस f है तो ये वाला डिस्टेंस भी f होगा। तो हम कह सकते हैं r इज इक्वल टू एफ प्लस एफ, यानी r इज इक्वल टू 2f। यहाँ पर r है रेडियस ऑफ कर्वेचर, f है फोकल लेंथ। तो इस वीडियो में हमने स्पेरिकल मिरर्स के कुछ बेसिक चीज़ें जानी। एंड अगर अभी तक तुम देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलना। अगर कोई कमी लगी है तो वो भी बता देना। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।